जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में और मुख्य न्यायाधीश के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे देश की सर्वोच्च संस्था है ना। न्यायपालिका में सबसे ऊपर इसका स्थान होता है। सरकार के 3 अंग, जब हम लोग पिछली वीडियो में पढ़े थे कि सरकार के मुख्य 3 अंग होते हैं, जिसमें तीसरा अंग न्यायपालिका था, तो उस न्यायपालिका में सबसे ऊपर स्थान रखने वाली जो होती है वो सुप्रीम कोर्ट होती है। ठीक है, न्यायपालिका का भी यहाँ पे हम लोगों ने देखा था 3 स्तर होता है। सबसे निचला स्तर जो होता है वो जिला न्यायालय है, इसके ऊपर होता है उच्च न्यायालय। जिला न्यायालय जनरली हर जिला में होता है, उसके ऊपर उच्च न्यायालय हाई कोर्ट जनरली हर स्टेट में, कुछ स्टेट्स को छोड़ करके, है ना। जैसे कैसे पंजाब हरियाणा के लिए एक ही है ना, तो वैसे ही तो लगभग 24 है हमारे पास हाई कोर्ट, और सबसे ऊपर जो होता है वो है सुप्रीम कोर्ट। तो उस सुप्रीम कोर्ट के बारे में ही हम जानेंगे। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का गठन जो हुआ है, कब बना है, तो 26 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ। ठीक है, ये अभी दिल्ली में है, और इसके प्रथम जज है ना, प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे, उनका नाम था एच.जे. कानिया। ठीक है, एच.जे. कानिया जी जो पहला सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज थे। ठीक है, जज भी बहुत सारे होते हैं। जैसे में देखिए उस समय नंबर ऑफ जजेस कितना था, तो 8, यानी 8 जजेस टोटल था, यानी कि 8 जो है मुख्य न्यायाधीश था, जिसमें एक 1+7 के यहाँ क्यों लिखा हुआ है, यानी एक मुख्य न्यायाधीश जो सबसे सीनियर होता है, और बाकी 7 अदर जजेस यानी बाकी के जो न्यायाधीश है। ठीक है, नंबर ऑफ केसेस बहुत ज्यादा होता है, बहुत सारा मैटर देखना होता है। सुप्रीम कोर्ट जो है देश की सर्वोच्च संस्था है, तो इसीलिए एक से ज्यादा जजेस का होना यहाँ पे जरूरी है। तो अभी हमारे पास जो जजों की संख्या जो है वो है टोटल 34, 1+33, यानी एक चीफ जस्टिस है यानी मुख्य न्यायाधीश, और बाकी 33 को अदर जजेस। ठीक है, वर्तमान में कौन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो डी.वाई. चंद्रचूड़। ठीक है, वर्तमान में यानी कि एट प्रेजेंट जो ये वीडियो बन रहा है ना, सितंबर 2024 में, तो अभी डी.वाई. चंद्रचूड़ है। और पहले सुप्रीम कोर्ट के जज कौन थे, मुख्य जज एच.जे. कानिया। ठीक है, और तो अभी 34 जज है, और जब गठन हुआ था तो 8 जज था 1950 में। धीरे धीरे इसकी संख्या अचानक से नहीं बढ़ी है, धीरे धीरे, है ना, 8 से 10 हुआ, 15, 20 करते करते अब जो है टोटल 34 जज है। अगला है, हम लोग देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को जो चलाने वाले जो जजेस होते हैं, सारे नंबर ऑफ केसेस यही देखते हैं, है ना, देखते करते हैं आप लोग। 3 है यहाँ पे स्तर है। तो सुप्रीम कोर्ट के जजों की योग्यता, यानी कि जो न्यायाधीश होते हैं, अगर आपको जज बनना है सुप्रीम कोर्ट का, है ना, मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश बनना है, तो आपके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, एलिजिबिलिटी टू बी द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। पहला तो भाई आपको भारत का नागरिक होना पड़ेगा। ठीक है, यानी कोई भारत का नागरिक ही सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। दूसरा, 5 साल तक आपको हाई कोर्ट का जज होना पड़ेगा, है ना, यानी मिनिमम 5 इयर्स तक आपको, आप किसी हाई कोर्ट के अगर जज रह चुके हैं, यानी 5 साल का एक्सपीरियंस है आपको जज का, वो भी हाई कोर्ट का, तब आपके ऊपर विचार किया जाएगा। या अगर ये नहीं है तो 10 साल तक हाई कोर्ट का, या हाई कोर्ट में वकालत कर चुके, हाई कोर्ट के वकील रह चुके, तो ये दोनों में से कोई एक योग्यता आप में होनी चाहिए। तीसरा देखिए, राष्ट्रपति की नजर में कानून का ज्ञाता हो। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, राष्ट्रपति की नजर में आप कानून के बहुत बड़े स्पेशलिस्ट है, बहुत बड़ा नॉलेज आपके पास है कानून के बारे में। ठीक है, तो राष्ट्रपति की नजर में कैसे होगा, अब राष्ट्रपति को थोड़े पता है, राष्ट्रपति को तो पता है नहीं कि किसको जज बनाया जाए। यहाँ तो हम तो कह रहे हैं भले ही कि राष्ट्रपति की नजर में वो कानून का ज्ञाता हो, लेकिन राष्ट्रपति को कैसे पता है कि किसको जज बनाना चाहिए, है ना। अगर कोई हमको पढ़ा लिखा व्यक्ति को चुनना है कि हाँ कितना योग्य है, तो देखने के लिए हमारे भी तो योग्यता होनी चाहिए। हम कैसे नापेंगे, है ना। अब कोई अनपढ़ आदमी किसी पढ़े लिखे व्यक्ति की योग्यता कैसे जांच सकता है, तो राष्ट्रपति के लिए तो कोई मिनिमम योग्यता फिक्स नहीं है कि कितना पढ़ा लिखा होगा वो, है ना। राष्ट्रपति कैसे देखेगा कि कानून का ज्ञाता हो, तो राष्ट्रपति के पास कॉलेजियम होता है, कॉलेजियम। ठीक है, उस कॉलेजियम समझिए कि एक इंस्टीट्यूट की तरह, मान लीजिए संस्था है घर की तरह, है ना, कॉलेजियम होगा, उसमें 5 गो मेंबर्स होते हैं कॉलेजियम में। ठीक है, 5 मेंबर्स होते हैं। 5 कौन होते हैं, एक जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे यानी मुख्य न्यायाधीश, अब बाकी 4 अदर जजेस। कैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखा, एक अभी मुख्य न्यायाधीश होते हैं और बाकी 33 अदर जजेस, तो इसी में से होंगे। ठीक है ना, तो इसी का एक सीजेआई और बाकी इसी 33 को में से समझिए 4 गो जज, ये 5 मिलके
आने वाले उत्तराधिकार का यानी होने वाले अगले जज का नाम सुझाएगा कि किसे बनाया जाना चाहिए, कौन ज्यादा अनुभवी है। ठीक है, क्योंकि भाई सुप्रीम कोर्ट का जज बन रहा है वो। ठीक है, न्यायाधीश का जो कार्यकाल होता है वो कितना, तो 65 वर्ष की आयु तक। ठीक है, यानी उनका जब 65 ईयर्स ऑफ एज हो जाएगा तभी वो रिटायर होंगे, है ना। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री की तरह 5 साल रहेंगे, 2 साल रहेंगे, ये कोई फिक्स नहीं। ये उनके एज पर डिपेंड करता है कि वो कितना दिन तक जज बने रहेंगे। अगर वो 62 साल की उम्र हो गया उनका, तब अगर सुप्रीम कोर्ट का जज बनते हैं तो 3 साल बाद रिटायर हो जाएंगे। 64 साल 6 महीना की उम्र में, तो भाई 6 महीने ही वो जज रहेंगे। ठीक है, तो वो उनका कार्यकाल यानी टेन्योर कब तक होगा, तो 65 ईयर्स ऑफ एज तक। ठीक है, योग्यता समझ में आ गया होगा आपको ये। और दूसरा कार्यकाल। ठीक है, तो कार्यकाल जो है वो 65 वर्ष की आयु तक होता है। अगला टॉपिक है हमारा सुप्रीम कोर्ट का पावर्स, यानी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार। ठीक है, तो हम लोग सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बारे में देखेंगे। पहला क्षेत्राधिकार है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, यानी सुप्रीम कोर्ट का ही पहला शक्ति क्या है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, यानी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी केस डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आ सकता है ना, यानी फर्स्ट अटेम्प्ट में। कोई जरूरी नहीं है, हम लोग पहले देखे थे ना कि 3 स्तर का न्यायालय होता है ना। निचला अदालत सबसे कौन है, जिला है, फिर उच्च है, फिर सर्वोच्च है। तो कोई जरूरी नहीं है कि कोई भी मैटर जो है वो जिला न्यायालय में जाएगा, फिर उच्च न्यायालय में आएगा, है ना, तब सर्वोच्च न्यायालय, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यानी सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है, वो कोई भी केस डायरेक्ट सीधे अपने पास मंगवा सकता है। तो जनरली कौन सा केस है जो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट अपने पास मंगवाता है, यानी कौन सा मुकदमा सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट अपने यहां मंगा लेता है, तो पहला है 2 राज्यों के बीच मुकदमा। ठीक है, यानी मैटर बिटवीन द 2 स्टेट्स। अगर 2 राज्य या 2 से अधिक राज्यों के बीच, मान लीजिए यूपी वर्सेस बिहार हो गया कोई, है ना। यूपी वर्सेस बिहार मतलब जनता के बीच मारधार नहीं होता है, मतलब कि सरकार के बीच अगर कुछ हो गया, है ना, सरकार ने कुछ वहां का ऐसा कानून पारित कर दिया जो हमारे राज्य के लिए सही नहीं है, या फिर हमने कुछ ऐसा कानून पारित कर दिया जो हो सके झारखंड या छत्तीसगढ़ के लिए सही नहीं हो, है ना। तो अगर ऐसा कानून बनाते हैं, 2 राज्यों के बीच कोई कानूनी विवाद उत्पन्न हो जाता है, कोई लीगल मैटर उत्पन्न हो गया, तो ये दोनों के बीच जो केस होगा उसको कौन सॉल्व करेगा, सीधे सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो पहला पावर है, यानी 2 राज्यों के बीच अगर कोई भी मुकदमा हुआ, या 2 से अधिक राज्य भी हो सकते हैं, है ना, हो सके 2 स्टेट वर्सेस 3 स्टेट्स हो, ऐसा हो, तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करता है, यानी एकदम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो अपने पास मंगा लेगा। दूसरा, केंद्र वर्सेज राज्य। ठीक है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेज स्टेट गवर्नमेंट। हो सके स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा कोई कानून बनाया है जो सुप्रीम कोर्ट, जो केंद्र सरकार से न मैच खा रहा हो, या केंद्र सरकार ने कोई कानून बना दिया और राज्य सरकार उसको लागू नहीं कर रहा है, तो इन दोनों के बीच अगर मैटर होता है तो भी कहां जाएगा मैटर, केस डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में। या फिर केंद्र वर्सेस कई सारे राज्य, यानी हो सके 2, 4, 5, 6 राज्य ऐसा कर रहे हो कि केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून, या हो सके उसने कुछ ऐसा किया हो, केंद्र सरकार को फॉलो न कर रहे हो, मान नहीं रहे हो, तो ऐसा मैटर कहां जाएगा, सीधे सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट बहुत पावरफुल चीज होता है। देखिए सुप्रीम कोर्ट में इतना शक्तिशाली है कि वहां कोई बदतमीजी नहीं कर सकता है। ठीक है, कभी सुप्रीम कोर्ट के जाइए, कभी अदालत में, कभी तब पता चलेगा कि वहां कितना पावर, वहां का वकील तो एसपी या आईपीएस आईएएस का वैल्यू ही नहीं करता, एकदम 0% वैल्यू, खतरनाक। वहां देखिएगा तो लगेगा बाप रे कितना शक्तिशाली है ये सब, और है भी शक्तिशाली। ठीक है, क्योंकि पूरा कानून उसके कंट्रोल में है ना। पुलिस जो होता है वो आईपीएस आईएएस ये सब क्या, ये सब कार्यपालिका क्या होंगे, ये गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव्स है बस, लेकिन ये न्यायपालिका है ना, यानी कंट्रोलर है वो दोनों के। कुछ गड़बड़ किया तो भाई पकड़ लेगा सीधे। ठीक है, बहुत ज्यादा पावरफुल होता है ये। तो पहला हो गया प्रारंभिक मुकदमा, यानी इसको एक लाइन में क्या कहेंगे कि कोई भी केस सीधे सुप्रीम कोर्ट में आ सकता है। किस प्रकार का, तो एग्जांपल्स में आप लोग देख ही लिए, 1, 2, 3 ये है। ठीक है, ना समझ में आए तो रिवाइंड करके भी देख लिया कीजिए, है ना, रिवाइंड का ऑप्शन आपके यूट्यूब में आता ही होगा। चलिए, दूसरा है अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपीलीय ज्यूरिडिक्शन इसको बोलते हैं। अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब, मान लीजिए कि आपको कोई उच्च न्यायालय ने आपको कोई सजा सुनाया, कुछ भी, या जिला न्यायालय ने आपको कोई सजा दे दिया, आपके ऊपर कोई केस किया था, उस केस में मान लीजिए आप मुकदमा हार गए, केस हार गए, है ना, आपको पसंद नहीं आया, तो अगर मान लीजिए आपको जेल में दे दिया कि 6 महीने तुमको जेल, तुमको पसंद नहीं आया, तुम उस चैलेंज को तुम उस फैसले को कोर्ट में, यानी अपर कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। मान लीजिए उच्च न्यायालय में गए, है ना, तो उच्च न्यायालय हमको सजा दे दिया कि तुमको 5 साल का जेल है। ठीक है, तो अगर 5 साल हमको जेल मिल जाएगा और हमको ये फैसला पसंद नहीं है, मुझे लगेगा कि अरे हम तो कुछ किए ही नहीं है, 5 साल के लिए जेल, यानी सबूत की कमी अगर रहेगी,
प्रूफ नहीं रहेगा, एविडेंस नहीं मिलेगा, तो हो सकता है कि हमको जेल हो जाए 5 साल के लिए, लेकिन ये हमारे पास अधिकार रहेगा कि हम उसके फैसले को ऊपर वाले न्यायालय में ले जा सकते हैं। यानी उससे ऊपर कौन हो गया? हाई कोर्ट से ऊपर सर्वोच्च न्यायालय। यानी मान लीजिए जिला न्यायालय ने आपको कोई फैसला सुनाया, नहीं पसंद है, अपील कीजिए, हाई कोर्ट में जा सकते हैं। हाई कोर्ट का फैसला नहीं पसंद आया, अपील कीजिए, कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। और इन दोनों के फैसले को सुप्रीम कोर्ट बदल सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि अपने निचले अदालत के फैसले को पलट सकता है, बदल सकता है ना। यानी ये अपीलीय क्षेत्राधिकार है कि अपील किया हुआ केस अगर उसके पास आ गया तो वो फैसला बदल भी सकता है या फैसला कंटिन्यू भी रख सकता है ना। चलिए, तो ये हो गया अपीलीय क्षेत्राधिकार। तीसरा, परामर्श संबंधी अधिकार, है ना, एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन। एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन क्या होता है कि अगर मान लीजिए राष्ट्रपति को कोई कानून के बारे में या कोई लीगल मैटर्स के बारे में डिस्कस करना हो, उसको लगे कि हाँ हम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से या उसके कोई न्यायाधीश से कोई सलाह ले। अगर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से कोई सलाह लेना चाहता है तो इसको सलाह देना पड़ेगा। हाँ, वो सलाह मानेगा कि नहीं ये डिपेंड्स ऑन प्रेसिडेंट, ये राष्ट्रपति पर निर्भर करता है कि वो सलाह मानेगा या नहीं मानेगा। परामर्श संबंधी अधिकार में एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। क्या एग्जाम्पल है कि एक बार 1975 यानी इमरजेंसी के टाइम में, जब देश में इमरजेंसी लगा था, उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, ठीक है। तो इंदिरा गांधी ने जनता के साथ कुछ ज्यादती किया था, तो उस समय राष्ट्रपति ने, है ना, ये पूछा सुप्रीम कोर्ट से कि क्या हम इमरजेंसी के दौरान किए जनता के साथ किए गए जुर्म या जाति का जांच करने के लिए एक विशेष अदालत बना सकते हैं क्या? ठीक है, ऐसा किसने पूछा? राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय से। तो सर्वोच्च न्यायालय ने 1978 में यह फैसला दिया कि हाँ, संसद विशेष न्यायालय गठित कर सकती है, इसके लिए वो कानून बना सकती है ना। यानी राष्ट्रपति, तो समझिए कि राष्ट्रपति जो है वो विचार मांग सकता है, एक्सेप्ट करे या ना करे वो राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है। तीसरा है पुनर्विचार का अधिकार, है ना। पुनर्विचार यानी सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला देता है ना, और सुप्रीम कोर्ट को अगर बाद में लगता है कि अरे हमसे तो ये मिस्टेक हो गया, ये ऐसा नहीं करना चाहिए था, है ना, या फिर अगर हो सके किसी को 3 साल का मान लीजिए सजा दे दिया, उसको लगा कि नहीं मिस्टेक हो गया, 6 महीने बाद उसको ऐसा प्रूफ आया, कोई एविडेंस आया, कुछ भी ऐसा हुआ, तो वो अपने दिए गए फैसले को चेंज भी कर सकता है। ये उसके पास पावर है। ऐसा नहीं कि जा हम तो फैसला दे दिए अब तो वो गया काम से, नहीं, ऐसा नहीं है। वो अगर फैसला दे दिया है, बाद में उसको लगता है कि इस फैसला में कोई संशोधन सुधार होना चाहिए या पूरी तरीके से इसको बदल देना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है अपने ही द्वारा दिए गए फैसले को चेंज करने का। अगला है मौलिक अधिकारों का संरक्षण, यानी सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स को बचाता है, संरक्षक है। यानी मान लीजिए फंडामेंटल अधिकार किसके पास होता है? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स जनता के पास, हम लोगों को दिया हुआ है। टोटल 6 है, पहले 7 था, एक संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, ठीक है, तो टोटल 6 है। अगर इन 6 अधिकारों को सरकार इसमें कोई बदलाव करता है या किसी को अगर डिलीट करने की कोशिश करता है तो बीच में सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा, है ना। सुप्रीम कोर्ट तुरंत बोलेगा क्या है, मौलिक अधिकारों को तुम नहीं छू सकते हो। संसद के पास कानून बनाने का अधिकार है ना, लेकिन वो मौलिक अधिकार में जो दिया गया है, जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको संसद चेंज नहीं कर सकती है। अगर हमारे साथ ही मौलिक अधिकारों का हनन होने लगे, मान लीजिए कोई आप पे जुर्म कर रहा है, आपके अधिकारों को छीन रहा है, पुलिस छीन रहा है, या सरकार है, राज्य सरकार है या केंद्र सरकार है, अगर यही सब जनता पे जुर्म करने लगे तो हम कहाँ जाएंगे, है ना। तो समझिए कि हमारा बॉडीगार्ड कौन है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, संविधान का संरक्षक भी है। संविधान पे कल होकर अगर कोई प्रश्न खड़ा करते हैं, इसको पूरी तरह से बदलने का कोशिश करता है, तो ये संभव नहीं है। यानी कि जब हम लोग तो पढ़े होंगे, ये भी पहले से पढ़े कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लॉज फॉर नेशन, फॉर द होल नेशन, यानी केंद्र सरकार कानून पूरे देश के लिए कानून बना सकती है। तो क्या कुछ भी बना सकती है? बिल्कुल नहीं। संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब हमारा देश लोकतंत्र है, गणतंत्र है, धर्मनिरपेक्ष है, समाजवाद है, समानता है, फ्रीडम है ना, ये सब चीज बेसिक स्ट्रक्चर है, न्याय है ना। तो इन सब चीजों में संसद छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। बेसिक स्ट्रक्चर को संसद नहीं छुएगा। इसको छोड़ के कोई कानून बना, कुछ नया चीज ऐड करो, लेकिन जो पहले से बेस बना हुआ है, जो ऑलरेडी बना हुआ है, ये सब उसको चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए मौलिक अधिकारों का, यानी हमारे अधिकारों का अगर हनन हुआ तो हमारी रक्षा कौन करेगा?
सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट समझिए गार्जियन है ना कॉन्स्टिट्यूशन का। संविधान पे भी कोई खतरा आएगा तो तुरंत बीच में सुप्रीम कोर्ट। 1975 का फिर से एग्जांपल, इंदिरा गांधी के टाइम में संविधान पे ऐसा ही कुछ हुआ था तो बीच में सुप्रीम कोर्ट आ गया था। तो जब भी टेंशन होता है संविधान में और सरकार में कुछ भी हुआ तो सुप्रीम कोर्ट। क्यों भाई? क्योंकि संविधान का ज्ञाता, पढ़ा लिखा, सबसे पढ़ा लिखा कौन है? सुप्रीम कोर्ट के जजेस। इससे ज्यादा तो एजुकेटेड कोई है नहीं, तो उनको सबसे बेहतरीन पता होता है कि क्या परिवर्तन होना चाहिए और क्या नहीं। ठीक है, अगला है निचली अदालतों के लिए कानून बनाना। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट जो है, यानी कि ये जो सर्वोच्च न्यायालय है, वो उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय के लिए कानून बना सकता है, और इन दोनों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बनाया गया कानून मानना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके पास ये पावर्स है। चलिए, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो हमने कहा था YouTube में ऐसे करके बैक कर लीजिए, अब फिर से रिप्ले कीजिए। नहीं समझ में आया फिर से बैक कीजिए, अब फिर से रिप्ले कीजिए। ठीक है, तो बढ़िया से रिप्ले करके देखते रहिए, बाकी सब क्लियर हो रहा है। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।